नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2024 की परीक्षा के लिए जीके जीएस के 40 बेहतरीन प्रश्नों की जो क्लास हम चला रहे हैं उसमें भाग 8 को यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस सेशन में हमने कौन कौन से बेहतरीन जीके जीएस के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, टोक्यो निम्न में से किसकी राजधानी है। आपको बताना है कि जो टोक्यो है यह किसकी राजधानी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जापान की यह कैपिटल है, जापान की यह राजधानी है टोक्यो। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खानवा का जो युद्ध हुआ था यह कब हुआ था। महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। आपको बताना है कि जो खानवा का फेमस युद्ध था यह कब हुआ था। तो आप याद कर लीजिएगा, जो खानवा का फेमस युद्ध था यह 16 मार्च 1527 को हुआ था। किसके मध्य, तो बाबर और राणा सांगा के मध्य। आप याद कर लीजिएगा, बाबर वर्सेज राणा सांगा, इन दोनों के मध्य यह युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। कब हुआ था, तो 16 मार्च 1527। एग्जैक्ट डेट भी आप याद कर लीजिएगा, 16 मार्च 1527 को। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहली बार आयोजन कब हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्ष 2018 में नई दिल्ली में। तो आप याद कर लीजिएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो पहली बार आयोजन था 2018 में नई दिल्ली में हुआ था। पुराणों की कुल संख्या यहाँ पे पूछी गई है कि पुराणों की कुल संख्या कितनी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुराणों की कुल संख्या 18 हो जाएगी। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा, 18। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण कितना होना चाहिए, आपसे पूछा गया है। तो आप याद कर लीजिएगा, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए जो न्यूनतम वन आवरण की सीमा रखी गई है वह रखी गई है 33%। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, संपूर्ण भूमि का 33% वन आवरण होना ही चाहिए। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की मुख्य भाषाओं को किस अनुसूची में शामिल किया गया है। तो आप याद कर लीजिएगा, भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है इसमें जो है हमारे 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। तो आप याद कर लीजिएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8वीं अनुसूची का संबंध किससे हो जाएगा, तो भाषाओं से हो जाएगा। और इसमें टोटल जो है 22 भाषाओं को रखा गया है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, गाजर का जो रंग होता है वह किसकी मौजूदगी के कारण होता है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। तो गाजर का रंग जो है किसकी मौजूदगी के कारण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कैरोटीन के कारण, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कैरोटीन एक वर्णक होता है, एक पिगमेंट होता है और इसी कारण जो है गाजर का रंग होता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। 10 डिग्री चैनल जो है किसको पृथक करता है। यहाँ पे 10 डिग्री चैनल की बात हो रही है, 10 डिग्री चैनल की बात हो रही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंडमान को निकोबार से। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत को श्रीलंका से कौन अलग करता है। तो आप याद कर लीजिएगा, भारत और श्रीलंका के मध्य आपका हो जाएगा पाक स्ट्रेट। कौन, तो पाक स्ट्रेट जो है भारत और श्रीलंका के मध्य है। वहीं लक्षद्वीप को मालदीव से कौन अलग करता है, कौन सा चैनल जो है लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी वाले की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे, और मिनिकॉय को लक्षद्वीप से कौन अलग करता है। तो मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करने वाला चैनल है 9 डिग्री चैनल। तो ये फैक्ट आप याद कर लीजिएगा, जो 9 डिग्री चैनल है यह मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, अंडमान को निकोबार से अलग करने वाला चैनल हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला चैनल हो जाएगा पाक स्टेट हो जाएगा। वहीं लक्षद्वीप व मिनिकॉय के मध्य स्थित चैनल आपका 9 डिग्री चैनल हो जाएगा। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। वहीं जो 8 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री चैनल किनके मध्य अवस्थित है।
तो 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव के मध्य स्थित है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। जो 8 डिग्री चैनल है यह मिनिकॉय व मालदीव के मध्य अवस्थित है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, भूलने नहीं है। 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो निम्न में से किस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को दिया जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। इंसुलिन के बारे में यहाँ पे बात की गई है, तो आप याद कर लीजिएगा। डायबिटीज यानी कि मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति को जो है इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति को जो है इंसुलिन दिया जाता है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। गुजरात और निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो इसके बारे में मैंने बात कर ली है आपसे। प्रीवियस ईयर के जो वीडियोज़ हैं उनमें मैंने इसके बारे में डिटेल में बात की हुई है। अगर आपने प्रीवियस ईयर की क्लास को देखा होगा तो इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। आइए इसके बारे में एक बार फिर से डिटेल में बात कर लेते हैं। 3-4 फैक्ट को इस प्रश्न के माध्यम से हम कवर करेंगे। सबसे पहले सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा हो जाएगा भारत का? तो गुजरात हो जाएगा। तो पहली चीज़ तो ये आपको याद रखनी है कि भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य आपका गुजरात हो जाएगा। वहीं सेकेंड नंबर पे कौन हो जाएगा? तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा तटरेखा के मामले में। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। दूसरा सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा और पहला गुजरात है। वहीं सबसे छोटा क्या हो जाएगा? गोवा। सबसे छोटा तटरेखा वाला राज्य जो है भारत का कौन सा है? गोवा हो जाएगा। तो ये फैक्ट आप याद कर लीजिएगा। वहीं विश्व की अगर हम बात करें तो पूरे विश्व में सबसे लंबी तटरेखा वाला देश कौन सा हो जाएगा? तो कनाडा हो जाएगा। कनाडा जो है यह पूरे विश्व में सबसे लंबी तटरेखा वाला देश है। तो ये 4 फैक्ट आपको याद रखने हैं। 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। बीसीजी के टीके में जी का मतलब आपसे पूछा गया है कि जी का मतलब क्या होता है। तो जो बीसीजी का टीका होता है इसमें जी का मतलब होता है ग्यूरिन से, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पे इसके बारे में डिटेल लिखी गई है सारी। तो बीसीजी का पूरा नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा? बैक्सिलस कालमेटी ग्यूरिन। यह बीसीजी एक वैक्सीन होती है जो टीबी के लिए लगाई जाती है, यानी कि टीबी से रिलेटेड यह वैक्सीन है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की जो उम्र थी उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही आपको याद रखना है कि 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है जो मतदान करने की उम्र थी, जो वोट देने की उम्र थी, उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो प्रश्न में पूछा गया है कि जब यह संविधान संशोधन किया गया था तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में यह संशोधन हुआ था? तो राजीव गांधी के। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा, राजीव गांधी के। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। हिंदू पैट्रियट का संपादक आपसे पूछा जा रहा है कि कौन था। यह एक पत्रिका थी जो हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी हुई है। तो इस पत्रिका का संपादक कौन है? तो आप याद कर लीजिएगा, हरीश चंद्र मुखर्जी। यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, हरीश चंद्र मुखर्जी। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? दिए गए 4 माध्यमों में से किसमें प्रकाश की चाल सर्वाधिक होगी? तो निर्वात में। आप याद कर लीजिएगा, जो प्रकाश की चाल होती है वह निर्वात में सर्वाधिक होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 15वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है। आपको बताना है कि निम्न में से इसमें किसका अभाव होता है। दिए गए 4 में से कौन सी चीज़ जो है माँ के दूध में नहीं पाई जाती है, उसकी आपको पहचान करनी है। तो माँ के दूध में मैग्नीशियम मिलता है, कैल्शियम मिलता है, पोटेशियम मिलता है, लेकिन आयरन नहीं मिलता है, लौह नहीं मिलता है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये फैक्ट आपको याद रखना है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की जो संख्या है लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई थी? यानी कि आपको बताना है कि ऐसा कौन सा संविधान संशोधन था जिसने यह सीमा बांध दी कि जो लोकसभा में
मंत्री होंगे वे लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या का केवल 15% ही होंगे। ये चीज़ किस संविधान संशोधन के तहत लाई गई थी? तो आप याद कर लीजिएगा, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ही यह प्रावधान लाया गया था। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, वह भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया था। तो आप याद कर लीजिएगा, स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण करने वाले भारतीय थे सी राजगोपालाचारी, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में जब सत्ता हस्तांतरित की जा रही थी तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, आपको बताना है। तो सिंपली प्रश्न में पूछा गया कि आज़ादी के समय, तो आप याद कर लीजिए, आज़ादी के समय, सत्ता हस्तांतरण के समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे 100% सही हो जाएगा, जेबी कृपलानी। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी? तो 1924 का जो कांग्रेस का बेलगाम सेशन था उसकी अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी के द्वारा करी गई थी और कांग्रेस का यह एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना किसके द्वारा बनाई गई थी? तो आप याद कर लीजिएगा, द फ्री इंडियन लीजन नामक जो सेना है यह बनाई गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा हमारी जो केंद्र सरकार है 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती होती है उसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाती है। तो ये फैक्ट भी आप याद कर लीजिएगा कि सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती होती है 23 जनवरी, उसको जो है पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, पराक्रम दिवस। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आपको उस वायसराय का नाम बताना है जिसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक दंडित अपराधी के द्वारा की गई थी। तो यह वायसराय था लॉर्ड मेयो। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। लॉर्ड मेयो की जो हत्या थी यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक अपराधी के द्वारा कर दी गई थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। 21वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, वह हिंदू त्यौहार जिसे थारू जनजाति के लोग जो है शोक पर्व के रूप में मनाते थे, आपको बताना है। तो आप याद कर लीजिएगा, पहले ये जो थारू जनजाति थी यह दीपावली को जो है शोक पर्व के रूप में मनाती थी, लेकिन फिलहाल में अब ये लोग इसको सेलिब्रेट नहीं करते हैं शोक पर्व के रूप में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दीपावली, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तोलक का सिद्धांत की खोज किसने की थी? उत्तोलक का जो सिद्धांत है इसकी जो खोज है किसके द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्किमिडीज के द्वारा जो है इस सिद्धांत की खोज की गई थी। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही दिया गया है। 23वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत का दक्षिणतम बिंदु आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा यह जो इंदिरा पॉइंट है कहाँ पर स्थित है? तो ग्रेट निकोबार में आपको मिलेगा यह इंदिरा पॉइंट, जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो कागज का आविष्कार जो है सर्वप्रथम हुआ था चीन में। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही दिया गया है। 25वां प्रश्न आपके सामने है, किस मौलिक अधिकार को भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा बताया गया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 32, अनुच्छेद 32। इसको आप याद कर लीजिएगा। जो आर्टिकल 32 है इसको भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। तो ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि आर्टिकल 32 में क्या है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार संबंधित आर्टिकल आपका 32 है और इसी को जो है संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया था भीमराव अंबेडकर के द्वारा। भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? भारत आने वाला
प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम आपको बताना है। तो इसका नाम था ड्वाइट डी आइजनहावर। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, ड्वाइट डी आइजनहावर जो था पहला अमेरिकी राष्ट्रपति था जो भारत आया था। तो ऑप्शन ए आपको याद रखना है। 25वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, विजयनगर के उस पहले शासक का आपको नाम बताना है, पहचान करनी है उसकी, जिसने बहमनियों से गोवा को छीन लिया था। तो विजयनगर साम्राज्य का वह शासक था हरिहर द्वितीय। आप याद कर लीजिएगा, हरिहर द्वितीय ने ही बहमनियों से गोवा को छीना था। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल किसके द्वारा शुरू किया गया था? यह एक उर्दू साप्ताहिक पत्रिका थी जिसका नाम था अल हिलाल और इसको शुरू किया गया था अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। तो ये इनको आप याद कर लीजिएगा, यहाँ पे अब्दुल नहीं होगा, यहाँ पे अबुल होगा। इनका सही नाम है अबुल कलाम आज़ाद। तो इन्हीं के द्वारा जो है यह उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल जो है पत्रिका का जो है शुरुआत करी गई थी। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके अलावा इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक भी आपके अबुल कलाम आज़ाद ही हैं। इंडिया विंस फ्रीडम, तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा, इंडिया विंस फ्रीडम, इसके भी लेखक कौन है? तो अबुल कलाम आज़ाद ही हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, भूलने नहीं हैं। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। वहीं ऑप्शन ए आप देख पा रहे हैं महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी क्या, ये कुछ फेमस पुस्तकों के नाम जान लेते हैं जो एग्जाम के लिए आपके लिए ज़रूरी हैं। सबसे पहले यंग इंडिया को आप याद कर लीजिएगा, यंग इंडिया। इसके बाद क्या हो जाएगा, दूसरा आपका हरिजन हो जाएगा, हरिजन को भी आप याद कर लीजिएगा, हरिजन हो गया। इसके बाद नवजीवन हो गया, नवजीवन हो गया। इसके बाद इनकी जो आत्मकथा है, इनकी आत्मकथा को आप याद कर लीजिए, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है महात्मा गांधी की आत्मकथा है। इसके अलावा एक और इनकी फेमस पुस्तक है हिंद स्वराज। तो इनको कम से कम आप याद कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एशिया की सबसे लंबी नदी के बारे में यहाँ पे पूछा गया है कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यांगसी। यांगसी जो है एशिया की सबसे लंबी नदी है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही है। बृहद ज्वार जो है किस कंडीशन में आता है, यानी कि जो सबसे बड़ा ज्वार होता है, बृहद ज्वार होता है, वह किस कंडीशन में आता है? तो आप याद कर लीजिएगा, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं, उस कंडीशन में, उस परिस्थिति में बृहद ज्वार आता है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा रोग वायरस से नहीं होता है? यहाँ पे आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा रोग है जो वायरस जनित नहीं है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न रेलवे की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप याद कर लीजिएगा, इसमें से कौन सा रोग है जो आपका वायरस से नहीं होता है? तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइफाइड। इसके बारे में आप याद कर लीजिएगा, जो टाइफाइड है यह आपका वायरस से नहीं होता है बल्कि बैक्टीरिया वाला रोग है। टाइफाइड आपका बैक्टीरिया से होता है। तो इसके बारे में आप याद कर लीजिएगा। बाकी पीलिया हो गया, गलसोत हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, ये सभी रोग आपके किससे होते हैं? तो ये आपके होते हैं वायरस से। इसके अलावा वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं? तो रेबीज हो गया, आप याद कर लीजिएगा, रेबीज भी आपका वायरस जनित रोग है। रेबीज के अलावा आपका दाद हो गया, दाद के अलावा आपका चेचक हो गया। चेचक के अलावा आपका कौन सा हो गया? चेचक के अलावा आपका पोलियो भी, पोलियो आप याद कर लीजिए। यहाँ पे हमने पीलिया की बात की थी, यहाँ पे पोलियो भी वायरस से होने वाली बीमारी है। इसके अलावा खसरा हो गया, छोटी माता हो गई, हेपेटाइटिस हो गया, एड्स हो गया, एड्स भी आपका वायरस से होता है। हेपेटाइटिस हो गया, हेपेटाइटिस। तो ये सभी बीमारियां जो है आपकी वायरस से होती हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। पीलिया हो गया, गलसोत हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, रेबीज हो गया, दाद हो गया, चेचक हो गया, पोलियो हो गया, एड्स हो गया, हेपेटाइटिस हो गया। इसके अलावा डेंगू को भी आप याद कर लीजिएगा, डेंगू भी वायरस से ही होने वाली बीमारी है। तो इन बीमारियों को आपको याद रखना है। वहीं बात कर लेते हैं बैक्टीरिया वाली बीमारियों के बारे में भी। आइए, तो बैक्टीरिया से कौन कौन सा रोग होता है, अब बीमारी होती है?
तो यहाँ पे पहली तो आपकी हो गई टाइफाइड हो गया, बैक्टीरिया से होता है यानी कि आपके जीवाणु से होता है। इसके अलावा टिटनस हो गया, टिटनेस हो गया आपका बैक्टीरिया से होने वाला। और हैजा हो गया, हैजा भी आपका किससे होता है, तो बैक्टीरिया से होता है यानी कि जीवाणु से होता है। डिप्थीरिया भी जो होता है आपका जीवाणु से होने वाला रोग है। इसके अलावा काली खांसी, निमोनिया, प्लेग, कालरा हो गया, टीबी हो गई, टाइफाइड हो गया, कोड हो गया, ऐसे भी आपके जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से होने वाले रोग होते हैं। इनके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आइए देख लेते हैं, इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। तो एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, बिल्कुल सही दिया गया है। 1 KB में आपका 1024 बाइट्स होता है, बिल्कुल सही दिया गया है। और 1 GB में आपका 1024 KB होता है, जो कि गलत दिया गया है। 1024 KB नहीं बल्कि 1024 MB होता है, मेगाबाइट होता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। एक जो हमारा GB होता है, 1 GB में हमारा 1024 MB होता है यानी कि मेगाबाइट होता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सुमेलित नहीं था। बाकी 1 टेराबाइट में आपका क्या हो जाएगा, 1 टेराबाइट में आपका 1024 गीगाबाइट हो जाएगा। तो सी वाला आपका सुमेलित नहीं था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और नगोबा जात्रा कहाँ का एक फेमस जनजातीय त्यौहार है। तो नगोबा जात्रा कहाँ का एक फेमस जनजातीय त्यौहार है, तो तेलंगाना का। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे 100% सही हो जाएगा, तेलंगाना। राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रमुख कौन होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रमुख कौन होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत का प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी जो है वर्तमान में राष्ट्रीय विकास परिषद के प्रमुख हैं। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं, जो भी तत्कालीन प्रधानमंत्री होंगे, वे ऑटोमेटिक ही राष्ट्रीय विकास परिषद के प्रमुख माने जाते हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो वर्तमान में नरेंद्र मोदी साहब जो हैं ये राष्ट्रीय विकास परिषद के प्रमुख हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है। किस आपातकाल, किस इमरजेंसी से रिलेटेड है आर्टिकल 360। तो आप याद कर लीजिएगा, आर्टिकल 360 आपका वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड है आर्टिकल है। तो इसके बारे में आप याद कर लीजिएगा। वहीं राष्ट्रीय आपातकाल आपका आर्टिकल 352 के अंतर्गत लगाया जाता है। वो राज्य इमरजेंसी यानी कि स्टेट इमरजेंसी, जिसको हम राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, यह आर्टिकल 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। कौन से भारतीय राष्ट्रपति हैं जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे थे, आपको बताना है। आपको ऐसे राष्ट्रपति की पहचान करनी है जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो इनका नाम था नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नीलम संजीव रेड्डी जो है लोकसभा के स्पीकर भी रह चुके थे। तो डी आपका सही दिया गया है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, धूपगढ़ चोटी जो है निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, आपको बताना है। तो यहाँ पे धूपगढ़ चोटी की बात हो रही है, तो यह किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में यह चोटी आपको देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे 100% सही है। भारत में निम्नलिखित में से किसे एक जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है। दिए गए इन 4 ऑप्शंस में से किसे एक बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेस्टर्न घाट यानी कि पश्चिमी घाट को जो है एक जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। रिंग ऑफ फायर किस महासागर की विशेषता है। तो आप याद कर लीजिएगा, यह जो रिंग ऑफ फायर वाला एरिया है, यह सबसे अधिक भूकंप वाला एरिया है, यानी कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी की घटनाएं होती हैं, जिस कारण से यहाँ पे बहुत ज़्यादा भूकंप भी आते हैं। तो एक चीज़ आप याद कर लीजिएगा। तो यह एरिया कहाँ पर अवस्थित है, यह प्रशांत महासागर का एक एरिया है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, प्रशांत महासागर में स्थित है यह रिंग ऑफ फायर, जहाँ पे सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं इसी एरिया में, तथा सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी का विस्फोट भी जो है इसी एरिया में होता है, रिंग ऑफ फायर में ही होता है। रॉयल इंडियन नेवी का जो विद्रोह था किस वर्ष में हुआ था, आपसे पूछा जा रहा है कि जो रॉयल इंडियन नेवी थी इसका जो विद्रोह था किस वर्ष में हुआ था, इसकी पहचान आपको करनी है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 18 फरवरी 1946 को। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 फरवरी 1946 को जो है रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह हुआ था। तो ऑप्शन सी आपका सही दिया गया है।
अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किसने जो है भारतीय नौजवान सभा की स्थापना करी थी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में से किसके द्वारा भारतीय नौजवान सभा की जो है स्थापना करी गई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय नौजवान सभा की स्थापना किसने की थी, तो भगत सिंह साहब के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भगत सिंह के द्वारा जो है इसकी स्थापना करी गई थी। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था। तो खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा जो आंदोलन प्रारंभ किया गया था उसका नाम था लाल कुर्ती आंदोलन, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है, लाल कुर्ती आंदोलन जो स्टार्ट किया गया था, यह स्टार्ट किया गया था अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। तो इस प्रकार से जीके जीएस के जो 40 बेहतरीन प्रश्न बन सकते थे आज, उनको हमने कवर कर लिया है। ये सभी प्रश्न आपके रेलवे भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।